पिछले भाग में आपने सुना कि गांव वालों को लगता है कि उनकी गांव की बेटी को ठाकुर के लोग उठा के ले गए हैं और अथर्व और उसके कुछ दोस्त उनका पता लगाने ठाकुर के गांव जा रहे होते हैं। और अब आगे रात का समय हो गया था। पूरे गांव में कीट पतंगों की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। बस ठाकुर की हवेली के पीछे वाले रास्ते पे कुछ लड़कियों के गहनों की आवाज रह रहकर आ रही थी। अनामिका अपनी सहेलियों के साथ कहीं जा रही थी। खुशबू ठाकुर साहब ने पकड़ लिया ना, अनु तो कमरे में बंद कर देंगे। दीपिका, काश नदिया के पार कोई हमें भी मिल जाए। पुष्पा, इस लड़की से तो बात करना ही बेकार है, काश तुझे वहां धोबी घाट वाला धोबी मिले। खुशबू, चुप करो तुम दोनों। एक तो वैसे ही अनु उस नीलिमा को भगा बैठी है। अनामिका उसे गौर से देखते हुए, मैंने कब भगाया? खुशबू, पर तुझे तो पता है ना कि उसे वो विनय ही ले भागा। अनामिका, वो भागे क्योंकि उनकी जिंदगी हमें क्या करना, और वैसे भी हम प्यार को गुनाह नहीं मानते। दीपिका, गुनाह नहीं मानती पर पसंद भी तो नहीं है। तभी किसी के चलने की आवाज आई। अनामिका सबको चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, चुप, पहरेदार देख लेंगे। चले अब इधर। अर्थव, नील, अर्नव और दीपक के साथ नदी के दूसरे किनारे पे थे। और रात के वक्त में उन्हें कोई पहचानता भी नहीं, इसलिए वो छिप के रास्ता ढूंढ रहे थे। अर्नव, कहाँ आ गए यार, इससे अच्छा तो किसी लड़की पे ट्राई करते। नील, सही कहा यार, यहाँ ठाकुरों की लड़की को तो देखना भी गुनाह है। दीपक, अगर हमारे बीच दुश्मनी ना होती ना तो पक्का मैं तो ठाकुर की लड़की से शादी करता, सुना है बड़ी खूबसूरत होती है। अर्थव उन्हें घूरते हुए बोला, अगर ज्यादा बकैती की ना तो पार्वती नदी में ही फेंक देंगे, फिर अंदर किसी जलपरी से शादी कर वहीं रह लेना। अर्थव के गुस्से को देख शांत हो गए। अर्थव को ना कोई पसंद थी ना उसे इन सब से मतलब था। वो अपना काम करने आया तो और उसे अंजाम देके ही जाना चाहता था। इधर अनामिका और उसकी दोस्त नदी के किनारे आई और वहां पे रखी नाव पे बैठ के पार्वती नदी के बीच बने बड़े से बगीचे जिसमें बरगद के पेड़ भी था वहां आ गई। अब चारों वहां बैठ के गप्पे लड़ाने लगी, पर अनामिका शांत थी। पहली बार दीपक को अनामिका दिखी जो उनकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। भारी लहंगा जो काफी दूर में फैला था, नागिन जैसे घुंघराले बाल जो अभी पीठ पे झूल रहे थे, और चांद की रोशनी में उसका बदन किसी राजकुमारी से कम नहीं था। दीपक हल्के से चिल्ला पड़ा, ये तो चुड़ैल है भाई, सुना है पहले सुंदर बनती है फिर खा जाती है। अर्नव भी डर के दीपक के चिपक गया, पर नील और अर्थव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें पता था कि रात में ठाकुरों की लड़कियां यहाँ आती है। अनामिका के बाल हल्के हल्के से उड़ रहे थे। अर्थव ने उसे देखते हुए मन में कुछ सोचा और उसके चेहरे पे शरारती मुस्कान आ गई। अर्थव, चलो वहीं चलते हैं, देखे तो सही कौन सा छलावा है ये। वो चारों भी अब उसी जगह आ गए। वाकई वो जगह बहुत खूबसूरत थी। नदी के बीच इतनी हरियाली और बड़ा सा पेड़ कहाँ मिलता है आखिर। किसी के आने की आहट से चारों जल्दी से उठ के नाव की तरफ गई। अनामिका को छोड़ चारों बैठ गई। अनामिका का दुपट्टा एक पेड़ की टहनी में फंस गया और इधर नाव उस जगह से दूर जा चुकी थी। उन तीनों का डर के मारे बुरा हाल था, पर उनको अनामिका का ध्यान नहीं आया था। इधर अनामिका ने दुपट्टा निकाला, पर तब तक नाव जा चुकी थी, वो आवाज भी नहीं लगा सकती थी। अर्थव ने उन तीनों को वहीं रुकने का कहा और खुद बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ा। किसी के आने की आहट सुना। अनामिका ने भले अपना चेहरा पड़े सेड़का, फिर कमर में लगा खंजर निकाला। अब दोनों ही पेड़ के आसपास घूम रहे थे, इस तरफ अर्थव और उस तरफ अनामिका। अनामिका जब एक चक्कर लगा चुकी तो वो एक जगह खड़ी हो गई और खुद से ही बोली, कोई नहीं है चलो। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ा और उसकी गर्दन पे खंजर रख दिया। इस अप्रत्याशित हमले से अनामिका वहीं जम गई। अर्थव का चेहरा इसके कंधे के पास था और एक हाथ अनामिका की कमर पे। अनामिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। चांद की रोशनी में वो दोनों किसी मूर्ति के जैसे चमक रहे थे।
अब अनामिका ने अपने खंजर से उसके कंधे पे वार किया, पर अर्थव को जैसे कोई फर्क ही नहीं था। अनामिका थोड़े से डर से पीछे हट गई, पर अर्थव ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़ा और उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ किया। अब बस अनामिका की सुरमई आंखें दिख रही थी, जिनमें खौफ तो बिल्कुल नहीं था, पर रोष जरूर था। अर्थव और अनामिका इतने करीब थे कि हवा भी गुजरने की इजाजत मांग रही थी। अब अनामिका को दूर से नाव वापस आती दिखी तो उसने अर्थव के पैर पे मारा, पर उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्थव सही मायनों में एक योद्धा था, जिसपे छोटी मोटी चोटें असर नहीं करती थी। भले ही अनामिका भी हर पैंतरे में दक्ष थी, पर उसके कोमल शरीर का अर्थव पर कोई असर नहीं था। अनामिका कसमसाते हुए बोली, आप जो भी है हमें जाने दीजिए, वरना। अर्थव उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, वरना क्या? आप आवाज लगाएंगी पर सुनेगा कौन? अनामिका पहली बार किसी से विनती करते हैं। जाने दीजिए हमें, समझ लीजिए किसी परिंदे की आजादी का सवाल है। अर्थव उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर उसकी आंखें ही सीने में धड़कने पैदा करने के लिए काफी थी। शायद पहली बार था जब उसने किसी को इतने ठहराव से देखा। अथर्व उसे देखता रहा। जब नाव किनारे पे आ गई तो अनामिका को उसने एक झटके के साथ छोड़ दिया। अनामिका को लगा जैसे वो एक महफूज कैद से छूट गई। उसने अब अर्थव को ध्यान से देखा। हल्की भूरी आंखें, सुर्ख होंठ, गोरा बदन, गठीला शरीर जो जैकेट से भी नहीं छुप रहा। जीन्स और रजवाड़ी शूज में वो कमाल लग रहा था। कोई और होती तो शायद पिघल ही गई होती। अर्थव, आपको जाना था न? अनामिका वर्तमान में लौटी और बिना अर्थव को देखे अपने लहंगे को संभालते हुए नाव में बैठ गई। आगे की कहानी दूसरे भाग में सुनाई जाएगी। दूसरा भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।